उत्तरगिरी राज्य एक समृद्ध और शांतिपूर्ण प्रदेश था। पर्वतों से घिरा, झीलों से सजा और खेतों में लहराते अनाज से हरा भरा। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रजा से उतना ही प्रेम करते थे जितना अपने परिवार से, लेकिन उनका दिल एक बात को लेकर चिंतित था। उनकी इकलौती संतान राजकुमारी आद्या। राजकुमारी आद्या अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी, लेकिन उसमें एक दोष था, अहंकार। महल के वैभव, सेवकों की चापलूसी और निरंतर प्रशंसा ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि वो जन्म से ही शासक बनने के योग्य है। एक दिन दरबार में राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की, अब समय आ गया है कि इस राज्य को नया उत्तराधिकारी मिले, परंतु ये उत्तराधिकार सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से प्राप्त होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें आद्या पर थी, जो सिंहासन के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे कोई संदेह नहीं था कि राज्य उसी का होगा। आद्या, राजा बोले, यदि तुम सच में इस गद्दी की अधिकारी बनना चाहती हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा, पिताश्री? आद्या ने तनिक हंसते हुए पूछा। तुम्हें 30 दिन तक अपनी पहचान त्याग कर आम लोगों की तरह जीवन जीना होगा। बिना किसी विशेषाधिकार के सेवा और संघर्ष के माध्यम से। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कई दरबारी सोचने लगे कि क्या ये उचित है, लेकिन आद्या को ये एक खेल सा लगा। यदि यही परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। 1 महीने बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं ही इस राज्य की रानी बनने के योग्य हूं। राजा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की रेखा थी। वे जानते थे कि यह परीक्षा आसान नहीं होगी। अगले ही दिन आद्या की सारी शाही वस्तुएं हटा ली गई। उसे साधारण वस्त्र पहनाकर एक रथ में बिठाया गया और उसे उत्तरगिरी से दूर एक अनजान गांव शंखपुर भेजा गया। रथ के पहिए जैसे जैसे घूमते गए, आद्या को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद ये खेल उतना सरल नहीं जितना उसने समझा था। शंखपुर गांव की सीमा पर जब रथ रुका तो राजकुमारी आद्या के पांवों ने पहली बार वो जमीन छुई जहां न तो कालीन बिछा था, न कोई उसे राजकुमारी कहने वाला था। उसके वस्त्र साधारण, चेहरा थका हुआ और आंखों में संदेह भरा था। गांव के लोगों ने उसे उत्सुकता से देखा, लेकिन किसी ने विशेष स्वागत नहीं किया। गांव की मुखिया चाची रुक्मिनी ने उसकी ओर देखा और सख्त स्वर में बोली, काम करने आई हो या आराम करने? यहां हर हाथ को कुछ न कुछ करना होता है। आद्या ने पहली बार किसी से ऐसा व्यवहार देखा था। उसने धीरे से कहा, मैं काम कर लूंगी। उसे एक पुरानी सी झोपड़ी दी गई जहां फर्श पर चटाई थी और एक मिट्टी का घड़ा। महल की आरामदायक बिस्तर और महंगी सुगंधों से दूर ये दुनिया बिल्कुल अजनबी थी। पहले दिन उसे पानी भरने और लकड़ियां लाने भेजा गया। उसने जैसे तैसे काम किया, लेकिन हाथ छिल गए, पांव दुखने लगे और सूरज ढलते ही वो थककर गिर पड़ी। अगले दिन गांव के स्कूल में उसे बच्चों को पढ़ाने भेजा गया। वहां एक छोटी बच्ची थी, गौरी, जिसकी आंखों में उदासी थी और शरीर बहुत कमजोर। आद्या को पहली बार लगा कि ये लोग सिर्फ गरीब नहीं बल्कि मजबूरी में जी रहे हैं। धीरे धीरे वो गौरी के पास बैठने लगी, उसे कहानी सुनाती और अपनी रोटियां उसके साथ बांटती। कुछ दिनों बाद गांव के लोग भी उसे पहचानने लगे, न राजकुमारी के रूप में बल्कि एक कामकाजी स्त्री के रूप में। एक शाम जब सूरज खेतों के पीछे छिप रहा था, गौरी ने उससे पूछा, आपके हाथों में छाले क्यों हैं? आद्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद इसलिए कि मैं पहली बार अपने हाथों से कुछ बना रही हूं। उस रात वो झोपड़ी में बैठी सोचती रही, क्या यही है वो राजधर्म जिसकी बात पिताश्री करते थे? समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर दिन आद्या को एक नई सीख दे रहा था। अब वो सुबह सूरज से पहले उठ जाती, कुएं से पानी भरती, रसोई में मदद करती
और स्कूल जाती। जो हाथ कभी तलवार पकड़ते थे, अब वे हल चला रहे थे। एक दिन खेत में काम करते समय एक वृद्ध किसान ने उसे टोका, "ए लड़की, तूने पहले कभी बैल नहीं जोते। हाथ देख तेरे, नाजुक है, फिर भी मेहनत करती है, क्यों?" आद्या ने बिना मुस्कुराए कहा, "शायद इसलिए कि मुझे समझ में आ रहा है मेहनत क्या होती है।" गांव में अब लोग उसकी मदद करने लगे थे, लेकिन वे अब भी नहीं जानते थे कि वो कौन है। उसे अब पहचान की जरूरत भी नहीं लगती थी। हर रात वो झोपड़ी में बैठकर दिन की घटनाओं को याद करती और उन्हें एक नई दृष्टि से देखती। गौरी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दवाइयों की कमी थी, डॉक्टर दूर थे और साधन सीमित। एक रात गौरी ने उससे पूछा, "अगर आप मेरी मां होती तो क्या करती?" आद्या की आंखें भर आई। "मैं अपना सब कुछ दे देती ताकि तुम ठीक हो सको," उसने जवाब दिया। अगली सुबह आद्या गांव के मंदिर गई और अपनी बची हुई एकमात्र कीमती वस्तु, अपनी सोने की अंगूठी, दान पेटी में डाल दी। उसी पैसे से वो शहर गई और गौरी के लिए दवा लाई। उस रात जब गौरी की बुखार उतरी, आद्या ने अपने भीतर एक अजीब सुकून महसूस किया। पहली बार उसे लगा कि वो वास्तव में किसी की रानी बनी है, हृदय की, न कि सिंहासन की। गांव की चाची रुक्मिणी अब उसे बेटी की तरह मानने लगी थी। "तू अब इस गांव की है," उसने कहा, "तू किसी रानी से कम नहीं।" आद्या मुस्कुराई, लेकिन वो जानती थी कि उसकी परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई थी। तीसरे हफ्ते के अंत तक आद्या गांव की प्रिय बन चुकी थी। स्कूल में बच्चे उसे दीदी कहने लगे थे और गांव के लोग उसके सुझावों पर ध्यान देने लगे थे। लेकिन शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। एक दिन गांव के पास डकैतों ने हमला कर दिया। वे गांव के अनाज और धन लूटने आए थे। गांव में अफरातफरी मच गई। लोगों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन आद्या ने भागने की बजाय डकैतों के सामने खड़े होने का निर्णय लिया। उसने बच्चों को मंदिर में छुपाया, महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और खुद गांव के कुछ युवकों को एकत्र कर बांस, पत्थर और मशालों से रक्षा का आयोजन किया। डकैतों को इस प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। आद्या ने एक पत्थर फेंककर उनके नेता को घायल कर दिया। डकैत भाग खड़े हुए। गांव वाले हैरान थे। ऐसा साहस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक वृद्ध बोला, "ये कोई साधारण लड़की नहीं है। इसकी चाल ढाल, साहस, ये तो राजघराने से लगती है।" गौरी ने धीरे से कहा, "क्या आप सच में राजकुमारी हो?" आद्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, "मैं कभी थी, लेकिन अब मैं सिर्फ आपकी दीदी हूं।" उसी दिन उत्तरगिरी से एक रथ आया। राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं आए थे। वे चुपचाप खड़े होकर सब देख रहे थे। गांव वाले आद्या को घेरे खड़े थे, जैसे वो उनकी रक्षक हो। राजा बोले, "मेरी बेटी, आज तूने साबित किया कि राजगद्दी का अधिकारी वो नहीं जो शाही हो, बल्कि वो जो सबका सेवक हो।" आद्या ने रुक्मिणी चाची का हाथ थामा और कहा, "अगर आप आज्ञा दें तो मैं उत्तरगिरी लौटने से पहले इस गांव में एक पाठशाला और चिकित्सा केंद्र स्थापित करना चाहती हूं।" राजा ने गले लगाकर कहा, "अब तू सिर्फ राजकुमारी नहीं, उत्तरगिरी की रानी है।"